अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम कमाल। जैसा कि इससे पहले एक लेक्चर के अंदर हमने ज़ौफ़े बाग़ के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ों को आपके सामने रखा था और उसके अंदर हमने ज़ौफ़े बाग़ की क्या सूरतें हो सकती हैं उसके ताल्लुक़ से बात की थी। ज़ौफ़े बाग़ की जो एक इम्पॉर्टेंट सूरत है जिसे हम ज़ौफ़े इश्तिहा या ख्वाहिश की कमी या इसी तरीके से लॉस ऑफ लिबिडो या लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर के नाम से जानते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आम और बहुत ही कॉमन है। और अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत ना होगा कि हर इंसान को ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में या उम्र के किसी न किसी स्टेज पर इस परेशानी की शिकायत होती है। कभी ये प्रॉब्लम वक्ती होती है और आसानी के साथ खुद ब खुद ये ज़ाहिर हो जाती है, और कभी कभी जब ये मर्ज़ की सूरत अख्तियार कर लेती है तो फिर ऐसी सूरत में इलाज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर इलाज ना किया जाए तो फिर इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अंदर खलल वाक़ होने लग जाता है या इसी तरीके से जो मैरिटल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए ऐसी सूरत में इसका इलाज करना अहम और ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर दरअसल हम लोग लॉस ऑफ लिबिडो या सेक्सुअल डिज़ायर या ज़ौफ़े इश्तिहा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, यानी इसके असबाब क्या हो सकते हैं और इसके अलामात क्या हो सकते हैं और उसका तदारुक क्या, उसका इलाज किस तरीके से किया जाए, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ जो साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही मालूमात लोगों तक पहुंचाई जा सके या उनको सही मालूमात मिल सके। दोस्तों, अगर हम लॉस ऑफ लिबिडो या सेक्सुअल डिज़ायर की बात करें, बहुत सारे मवाद आपको मिल जाएंगे, लेकिन ख़ास तौर पर हम यूनानी एस्पेक्ट पे बात करेंगे। यूनानी अतिब्बा ने लॉस ऑफ लिबिडो या सेक्सुअल डिज़ायर की कमी को या ज़ौफ़े इश्तिहा को बहुत ही डिटेल के साथ बयान किया है। इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे असबाब का जिक्र किया है, जिसमें सबसे पहला सबब या जो एक बहुत ही कॉमन सबब हो सकता है वो है ग़िज़ाइयत की कमी से बदन का ज़ईफ़ हो जाना या बदन का कमज़ोर होना। यानी ग़िज़ा की कमी की वजह से या इंसान ग़िज़ा इस्तेमाल ना कर पाए किसी वजह से, या मर्ज़ की सूरत में ग़िज़ा की कमी वाक़ हो जाए और उसके नतीजे में बदन कमज़ोर हो जाए। और जाहिर सी बात है, अगर ग़िज़ा नहीं मिलेगा प्रॉपर तो उसके नतीजे में रूह और खून की कमी हो जाएगी और नतीजतन ज़ौफ़े इश्तिहा लाहिक होगा। तो अगर ये सूरत पैदा होती है, ये सबब पैदा होता है, तो आम तौर पर जो इसकी अलामत होगी या इसके असबाब पहले से ही मिलेंगे, यानी मरीज़ किसी मर्ज़ का शिकार हुआ होगा या जिसको ये कैफियत लाहिक हुई है पहले किसी न किसी मर्ज़ का या इसी तरीके से बीमारी की हिस्ट्री देगा, और साथ ही साथ या तो फिर वो भूखा रहने की शिकायत करेगा या भूखा रहने की हिस्ट्री देगा, या इसी तरीके से अगर उसकी ग़िज़ाइयत के बारे में आप हिस्ट्री लेंगे तो उसके ज़रिए से इसको मालूम किया जा सकता है। इसका इलाज बहुत ही आसान होता है कि सिंपल है कि आप उसके तग़ज़िया को सही करें। अगर जो ग़िज़ाई आज़ा हैं, अगर उसके अंदर किसी तरीके का कोई खलल वाक़ हुआ है, उसके अंदर किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस हुआ है, तो आप उसका इलाज करें और सही ग़िज़ा यानी जो कसीर तग़ज़िया ग़िज़ाएँ हैं आप उनका इस्तेमाल करें, तो मरीज़ का ये जो मर्ज़ होता है बहुत आसानी के साथ ज़ाहिर हो जाता है, बहुत आसानी के साथ दूर हो जाता है। और साथ ही साथ ऐसे मरीज़ को अगर आप वर्जिश की हिदायत भी करें तो इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल होता है और बहुत जल्दी ये मर्ज़ दूर हो जाता है। दूसरी जो एक इसकी बहुत ही कॉमन वजह हो सकती है वो है कि इंसान ग़िज़ा तो सही ले रहा है, या जो मरीज़ आपके पास आया है उसने ग़िज़ा सही इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको मनी की पैदाइश उसके अंदर कम हो रही है। और जाहिर सी बात है, अगर मनी की पैदाइश कम होगी तो उसके नतीजे में ज़ौफ़े शहवत का होना या इसी तरीके से लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर का होना ये एक लाजमी अमर है, और लाजमी तौर पर ऐसे लोगों को ज़ौफ़े बाह या इसी तरीके से ज़ौफ़े शहवत या इसी तरीके से ज़ौफ़े इश्तिहा की शिकायत होगी। ऐसे लोगों के अंदर अगर आप अलामात पूछेंगे मरीज़ से, अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो मरीज़ खुद बताएगा कि जब उसको इजैकुलेशन होता है तो उस वक्त जो मनी की मिक़दार होती है वो काफ़ी कम होती है, और इसी तरीके से किल्लत के साथ साथ उसके अंदर रिक्कत भी होती है, यानी मनी बहुत ही पतला और बारीक होता है। तो अगर इस तरीके की आपको हिस्ट्री मिलती है तो इसका इलाज करने के लिए आपको इसके सबब को जानना ज़रूरी होगा। यानी अगर ये हिस्ट्री मिलती है तो इसका जो सबब हो सकता है वो ख़ास तौर पर जो मनी पैदा करने वाले आर्गन्स हैं यानी टेस्टिस हैं, उसके अंदर किसी न किसी किस्म का सुई मिजाज का वाक़ होना पाया जाएगा। यानी उसके अंदर या तो सर्दी का गलबा होगा या तो फिर गर्मी का गलबा होगा।
یعنی سوئی مزاج سرد یا سوئی مزاج گرم اس کو لاحق ہوگا، اور اس کے علاج کے لیے آپ کو علاج بالضد کا اصول اپنانا پڑے گا، یعنی مریض کے جو اس خاص عضو کے اندر جو سوئی مزاج لاحق ہوا ہے اس کو تعدیل پر لانا ہی اس کا علاج ہوگا، یعنی جب تک آپ اس کو تعدیل پر نہیں لائیں گے تب تک اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس طریقے کی روداد ملتی ہے اور اس طریقے کی علامتیں ملتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں جو ٹیسٹس ہیں ان کے سوئی مزاج کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے کہ آیا میں سوئی مزاج بارد لاحق ہوا ہے یا سوئی مزاج گرم لاحق ہوا ہے، اور اسی اعتبار سے اس کا تدارک کیا جائے، اسی اعتبار سے اس کا علاج کیا جائے، تو ہی جا کر کے مکمل طور پر صحیح طریقے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تیسری جو ایک خاص وجہ ہو سکتی ہے کہ منی متحرک نہ ہو، یعنی اس کے اندر حرکت نہ ہو یا اس کے اندر حدت اور تیزی نہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب منی متحرک نہیں ہوگی یا اس کے اندر حدت اور تیزی نہیں ہوگی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب منی متحرک ہوتی ہے یا حرکت اس کے اندر حدت اور تیزی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بخارات پیدا ہوتے ہیں، اور ان بخارات کے نتیجے میں اریکشن کا عمل انجام پاتا ہے اور انسان شہوت محسوس کرتا ہے۔ تو اگر منی کے اندر حدت نہیں ہے، یعنی منی کے اندر تیزی نہیں ہے اور اس کے اندر تحریک نہیں ہو پا رہی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں بھی ذوف باہ یا اسی طریقے سے خاص طور پر ذوف اشتہا کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس میں اگر علامت کے طور پر اگر آپ مریض سے پوچھیں گے تو مریض کی ایک ہسٹری ہوگی کہ منی بکثرت خارج ہوتی ہے، یعنی منی کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن بہت مشکل سے خارج ہوتی ہے، یا اس کے اندر غلظت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مریض اس بات کی ہسٹری دے گا کہ ابتداءً جو نعوز ہوتا ہے یا ابتداءً جو ارازل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، لیکن دخول کے بعد یعنی جب انٹرکورس کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر سختی یا اس کے اندر اریکشن مکمل ہوتا ہے یا سختی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ مریض کے اندر منی کی پیدائش ہو رہی ہے، کافی کوانٹٹی میں ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر حدت اور اس کے اندر تیزی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں گرم ادویات کا استعمال کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے، جس کے لیے آپ معجون زرعونی یا اسی طریقے سے لبوبات کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں اس کی بہت ہی بہترین نتائج سامنے آتے ہیں۔ اور جو اس کی ایک چوتھی صورت ہو سکتی ہے یعنی ایبسٹیننس بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایبسٹیننس بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے، یعنی ایک لانگ مدت تک، ایک طویل مدت تک انسان کو جمع کے اتفاق نہ ہو، یعنی شادی کرنے کے بعد اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی بیویوں سے دور چلے جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بھی اگر لانگ مدت ہو جائے، بہت لمبی مدت گزر جائے اور وہ بات بھی نہ کرتا ہو، تو پھر ایسے نتیجے میں اس کی شہوت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ ہسٹری لیں گے تو اس کے اندر یہ ہسٹری ملتی ہے کہ مریض اپنی بیوی سے کافی دور رہا ہو اور اس کے نتیجے میں کافی دن گزر گئے، تو دھیرے دھیرے کر کے وہ قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور اگر اس طریقے کی علامت ملتی ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کو بتکلف جمع کی طرف مائل کرنا ہوگا، اور یہی اس کا علاج ہوتا ہے، یعنی جمع کی طرف اس کو مائل کیا جائے، اور لوکلی طور پر کچھ روغنیات جیسے روغن عقد کا رہا یا اس طریقے سے دوسرے جو گرم روغنیات ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بہت ہی بہترین نتائج ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو اس کے دماغ کے اندر کسی قسم کا وہم ہو جائے، یعنی اس کے جو تفکرات ہیں یا اسی طریقے سے جو اس کے خیالات ہیں وہ بگڑ جائیں، تو اس کے نتیجے میں بھی ذوف اشتہا کی پرابلم لاحق ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی مریض کسی چیز سے بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، یا مریض کو کوئی صدمہ لاحق ہو جاتا ہے، یا مریض کو اس کو کسی قسم کا وہم پیدا ہو جاتا ہے، یا مریض اپنی بیوی سے یا جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے وہ نفرت کرنے لگ جاتا ہے یا اس کو پسند نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ذوف اشتہا کی شکایت ہو سکتی ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی اپنی عورت سے کسی بات کی وجہ سے وہ اسے کراہت محسوس کرنے لگے، اسے نفرت کرنے لگ جائے، تو اس کے نتیجے میں بھی ذوف اشتہا کی شکایت ہوتی ہے۔ چنانچہ کئی مریض ایسے بھی ہمارے مطلب پر آئے جن کے ہیں یہ تاریخ میں، جن کے ہیں یہ ہسٹری ملی کہ دراصل ان دونوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان کچھ اختلافات ہو گئے اور شوہر نے دوسری شادی کرنے کی بات کہہ دی، جس کی یہ بات بیوی کو اتنی زیادہ لگی کہ اس کے بعد اس کے اندر ذوف اشتہا کی شکایت پیدا ہو گئی یا اس کی اشتہا ہی ختم ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو تقویت دماغ کی دوائیں ہیں اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایسی دواؤں کا استعمال کیا جانا چاہیے جو فساد وہم جو پیدا ہوا ہے، جو فساد خیال جو پیدا ہوا ہے اس کو درست کر سکے، تو اس کے ذریعے سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک ذوف اشتہا کی ایک وجہ ہو سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ دل، دماغ یا اسی طریقے سے جگر یا گردہ یا اسی طریقے سے جو وائٹل آرگنس ہیں ان کے اندر کمزوری ہو جائے، یا عمومی طور پر بدنی انسان کمزور ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھی ذوف اشتہا کی شکایت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ذوف باہ کا تعلق صرف اعضائے باہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق تمام اعضاء کی درستگی پر منحصر ہوتا ہے، یعنی اگر دماغ
सही काम कर रहा है, या इसी तरीके से दिल सही काम कर रहे हैं, हमारे मैदा सही काम कर रहा है, जिगर सही काम कर रहा है, हमारे गुर्दे सही काम कर रहे हैं, तो ही ये अमल सही तरीके से अंजाम पाता है। अगर इनके अंदर किसी तरीके का कोई खलल वाक़ हुआ है तो फिर इस अमल के अंदर भी कमी पैदा होने लग जाती है। इसीलिए बारहा हमने देखा होगा कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, या इसी तरीके से किडनी के मरीज़ जो होते हैं, या लीवर फेलियर के, या इसी तरीके से जो क्रोनिक लिवर डिजीज़ के जो मरीज़ होते हैं, या कार्डियक पेशेंट होते हैं, या इसी तरीके से जिनको दिमाग की कोई परेशानी या इसी तरीके से दिमाग की कोई बीमारी लाहिक होती है, ऐसे लोगों के अंदर ख़ास तौर पर ये मर्ज़ बहुत कॉमन होता है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इस अमल के लिए इन तमाम आज़ा की दुरुस्तगी ज़रूरी होती है। तो अगर कहीं ना कहीं इन आज़ा की शमूलियत हुई है, यानी अगर इन आज़ा की कमज़ोरी की वजह से या उसके अंदर किसी खलल की वजह से ये मर्ज़ पैदा हुआ है, तो अगर आप इसका इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जिन आज़ा की बुनियाद पर यह मर्ज़ लाहिक हुआ है, यानी जिन आज़ा की कमज़ोरी की वजह से, अगर मैदे की कमज़ोरी की वजह से है तो मैदे का इलाज किया जाए, और जिगर की कमज़ोरी की वजह से है तो जिगर का इलाज किया जाए, ज़ौफ़ क़ल्ब लाहिक हुआ है तो उसका इलाज किया जाए, ज़ौफ़ दिमाग लाहिक हुआ है तो उसका इलाज किया जाए, या इसी तरीके से गुर्दे के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम लाहिक हुई है तो उसका इलाज किया जाए, या फिर इसी तरीके से अगर आज़ाए मखसूसा उसके अंदर किसी किस्म का कोई मर्ज़ पैदा हुआ है तो उसका इलाज किया जाए। तो इस सूरत के अंदर जो इसका इलाज होता है, ज़ौफ़ इश्तिहा का इलाज होता है, ये दरअसल इन आज़ा के इलाज पर मुनहसिर होता है। यानी जब तक आप उसको इलाज नहीं करेंगे, जब तक आप सही तरीके से मरीज़ का इलाज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास इस तरीके का कोई मर्ज़ आता है तो सबसे पहले ये रूल आउट करने की ज़रूरत होती है कि आया ये जो ज़ौफ़ इश्तिहा लाहिक हुआ है वो किस बुनियाद पर हुआ है, ये किस वजह से हुआ है। क्योंकि जब तक आप उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे, आप इसका सही तरीके से इलाज नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसके अंदर ये बताया जाता है कि इसके बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज़ भी इसकी वजह हो सकती है, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जाहिर सी बात है उसके नतीजे में लीवर कमज़ोर होता है, डायबिटीज़ के नतीजे में तमाम मिजाज, इंसान का जो मिजाज होता है वो बदल जाता है, गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, दूसरे तमाम आर्गन्स कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी इसकी वजहें बताई हैं। स्ट्रेस भी इसका एक ख़ास वहम है, वजह है जो कहीं ना कहीं दिमाग को मुतासिर करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी वजहें बताई गई हैं, और उसमें जो एक ख़ास बात बताई गई है कि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, या जिस शख्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल किसी वजह से, एक तो उम्र के साथ साथ इसका लेवल कम होने लगता है, और फिर उसके नतीजे में ज़ौफ़ इश्तिहा पैदा होता है, या इसी तरीके से किसी मर्ज़ की वजह से अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाए तो उसके नतीजे में ये मर्ज़ पैदा होता है। और फिर इसके लिए जो मॉडर्न के अंदर इलाज किया जाता है आमतौर पर वो टेस्टोस्टेरोन थेरेपी होता है, यानी इंजेक्टेबल या इंजेक्शन के ज़रिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन ये जो इलाज होता है ये वक्ती होता है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन उसके बॉडी के अंदर हमेशा बाकी नहीं रहेगा, बल्कि उसका एक लाइफ होता है, एक वक्त होता है, और फिर धीरे धीरे करके इसकी कमी होने लग जाएगी और फिर आदमी उसी प्रॉब्लम के अंदर लाइंड अप हो जाता है। तो इसलिए इसका ये प्रॉपर इलाज नहीं है, बल्कि अगर आप प्रॉपर इलाज करना चाहते हैं या आप प्रॉपर इलाज करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले असल सबब को मालूम करके जब तक उसका इलाज नहीं किया जाएगा, सही तरीके से मरीज़ का इलाज नहीं किया जा सकता है। यूनानी के अंदर बहुत सारी अद्वियात हैं जो ज़ौफ़ बाग के अंदर या इसी तरीके से ऐसी कंडीशन के अंदर जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद और कारगर साबित हुई हैं, और रिसर्च के ज़रिए भी ये साबित किया गया है कि ये दवाएँ इस कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। उसमें एक ख़ास दवा अश्वगंधा या असगंध है। इसके अलावा सलाजीत है, गोकुल का इस्तेमाल इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद बताया गया है, जंजबील यानी अदरक या सोंठ का इस्तेमाल भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद बताया गया है, मेथी के इस्तेमाल को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया है। इसके अलावा इन सब पर रिसर्चेज भी हुई। अश्वगंधा के अंदर जैसा कि आप देखेंगे कि अश्वगंधा पे बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, और उसके अंदर ये पाया गया है कि चूँकि अश्वगंधा ये कार्टिसोल लेवल को कम करता है, और जब बॉडी के अंदर कार्टिसोल लेवल कम होता है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, तो इस तरीके से इनडायरेक्टली ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। इसी तरीके से जंजबील के ऊपर ये स्टडी की गई, और उससे ये पाया गया कि जंजबील जानवरों के अंदर इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग के अंदर इस्तेमाल किया गया तो उसके नतीजे में बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ हुआ। इसी तरीके से जो दूसरी दवाओं का हमने जिक्र किया तो उसके अंदर भी स्टडीज़ के ज़रिए इस चीज़ को साबित किया गया और पाया गया कि ये दवाएँ कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने में मुआविन और मददगार होती हैं। इसी तरीके से यूनानी के अंदर बहुत सारी दवाएँ हैं जो तक़वियत आम के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, तक़वियत मैदा, जिगर और इस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। तो उन तमाम दवाओं का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर, यानी वजह को फाइंड आउट करने के बाद अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा हासिल ज़रूर होता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपको किसी भी किस्म का इस तरीके का कोई भी अगर शिकायत होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट इलाज ना करें, बल्कि बेहतर यह है कि आप किसी न किसी माहिर हकीम के पास जाएं जो क्वालिफाइड हो, और फिर उसको अपनी प्रॉब्लम बताएं। वो आपकी प्रॉब्लम को रूल आउट करते हुए, आपके सबब को रूल आउट करते हुए अगर उसका इलाज करेगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर ब ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल होगा। तो दोस्तों, ये
ذوق اشتہا کے تعلق سے کچھ مختصر سی معلومات تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. امید کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ بھی کسی بھی قسم کی کوئی اشکال ہو, کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو, تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر کے کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو رپلائی کیا جائے گا. شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.